नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सुहास है। मैं एक ब्रेन ट्यूमर कैंसर सर्वाइवर हूँ, मुंबई से, महाराष्ट्र, इंडिया। और तकरीबन 2011 के बाद मैं तकरीबन 2008 से लेकर 2011 तक मेरे 3 सर्जरीज हो गए थे, ब्रेन सर्जरीज। और उसके बाद भी आज तक मैं अच्छा खासा हेल्दी, फाइन, फिट, एकदम बहुत अच्छा जी रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है जिंदगी में। तो ये एक होप है कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर या किसी भी तरह का कैंसर कुछ भी हो, सबके ऊपर हम मात कर सकते हैं, हम सबके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। बस मन में दृढ़ विश्वास, हिम्मत, हौसला और शक्ति, जो हिम्मत, जो शक्ति होती है, जो फाइट करने की, कि हाँ हम इससे लड़ेंगे और जीतेंगे। ये जीतने की जो हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, ये होनी चाहिए। कितनी भी संकट, कितने भी तकलीफें रहे सामने, उसके ऊपर मात करने के लिए। तो मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है 2008 को, पर उसके पहले 2007 तक बहुत सी तकलीफें मैंने झेली थी। जब भी बहुत ढेर सारा सिर दर्द बहुत होता था, इतना कि परेशान होता था मैं, सिर दर्द। तो सिर दर्द के लिए भी बहुत हमने जो डॉक्टर्स होते थे, यहाँ के लोकल डॉक्टर्स, वहां पे हम गए। वहां पे जाके हमने चेकअप किया क्यों हो रहा है, तो गोलियां लेता था। मुझे लगता सर्दी की वजह से हो रहा है या और कुछ प्रॉब्लम है, खाने पीने कम खाता हूँ इसीलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये पता नहीं। तो उसके बाद हमने ट्रीटमेंट धीरे धीरे बढ़ाई, आगे पीछे स्पाइन का देखा, मेरा जो ये रहता है पाइल्स का देखा। बाद में सभी जगह मैंने, कमर में मेरे रेडिएशन भी लिया था, सब तरह का ट्रीटमेंट किया, पर हमारा नजर कभी ब्रेन के ऊपर नहीं गया था। मुझे 2007 और 8 के बीच, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, प्रैक्टिकल्स में खड़े होने के लिए भी बहुत तकलीफ होती। बीएससी सेकेंड ईयर में था मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो दौरान खड़ा होने की भी बहुत मुश्किल होता था, आंखों पर अंधेरा छाता था अचानक से। बाद में मैं अचानक से एकदम वीक ही फील करता था, गिर भी जाता था। और ये गर्दन मोड़ने का, बार बार गर्दन मोड़ता था मैं। ये बहुत अननेचुरल बिहेवियर था, ये बार बार गर्दन कैसे मोड़ता था। तो ये सारी चीजें सामने थी। तो उसके बाद क्या हो गया कि हमने सब जो डिक्टेशन थे वो सब हमने ट्रीटमेंट्स करा लिए, पर हमारा ब्रेन के ऊपर कभी ध्यान नहीं गया। तो हम गए, मेरे मम्मी पापा ने फोर्स किया कि चलो, जो हमारे फैमिली फिजिशियन है डॉक्टर राजेश उच्चिल, दादर में है उनका क्लिनिक, दादर मुंबई, वहां पे हम लोग मुझे लेकर गए कि ये वीकनेस होता है, इसको सर दर्द है। तो वो बोले कि मैं टैबलेट्स देता हूँ आपको, तो देखो इसको 3 महीने में फर्क पड़ता है क्या। पर 1 महीने के अंदर ही हम वापस चले गए, क्योंकि मुझे वो बेर हो रहा ही नहीं था, मुझे सहन होने नहीं रहा था। बहुत सिर दर्द हो रहा था, बहुत सिर दर्द, मैं वीकनेस था, पूरा वीक हो जाता बीच बीच में, और बहुत मैं नॉर्मल चीजें कर नहीं पाता था, इतना वो हेवी हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला सिर दर्द अभी कम नहीं हो रहा है, तो चलो इसका सीटी निकालो। सीटी स्कैन निकाला, तो जिन्होंने सीटी स्कैन निकाला तो उन्होंने मेरे पापा को बताया कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। और ब्रेन ट्यूमर सुनने के बाद डैड तो पूरे दुखी हो गए और वो एकदम शॉक हो गए। पर वहां पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर हेमंत तेलकर, उन्होंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर क्योर हो सकता है, 95% जान को धोखा नहीं है, कुछ ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, 95% हम कुछ कह नहीं सकते। सो डैड ने सोचा कि तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर उच्चिल ने बताया कि केईएम की उन्होंने चिट्ठी दी, जो हमारे फैमिली फिजिशियन, तो केईएम हॉस्पिटल न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट पे मुझे भेजा गया। तो वहाँ पे ओपीडी में गए, मेरा चेकअप हो गया, जो ओपीडी का होता है शुरुआत का। और उसके बाद मुझे एमआरआई करने के लिए सीधा बाहर केईएम हॉस्पिटल में एमआरआई डिपार्टमेंट में गया, वहाँ मेरा एमआरआई हुआ। और एमआरआई के बाद मुझे सीधा एडमिट कराया गया केईएम हॉस्पिटल न्यूरो सर्जरी वार्ड में। और वहां पे पता चला एमआरआई में कि मुझे टेक्टल प्लेट ग्लायोमा
पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा हु ग्रेड 1। पाइनियल ग्लैंड होता है जो पीछे, वहां पे मेरा ट्यूमर है वो बढ़ गया है। तो वो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, मेरे सर्जरी है, और यहाँ पे ऊपर ऐसे ये सर्जरी हो गई। तो फर्स्ट बायोप्सी सर्जरी हो गई। बायोप्सी सर्जरी में ट्यूमर का थोड़ा सा पार्ट निकाला और फिर वो टेस्टिंग के लिए टाटा में भेजा था। सो वो होने के बाद फिर धीरे धीरे वो तकरीबन 8 आवर्स की सर्जरी हुई थी। द सर्जन वाज डॉक्टर अमित माहौरे, न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमित माहौरे। तो उन्होंने मेरी सर्जरी की और उसके बाद फिर टाटा में मुझे 1 महीने का रेडिएशन दिया गया। वो रेडिएशन दिया गया था डॉक्टर राकेश जलाली, इन्होंने ही इज ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट। उन्होंने मेरा 1 महीने का रेडिएशन दिया गया था, जो वो था SCRT रेडिएशन, वो टाइप था वो, उस टाइप का रेडिएशन दिखा 1 महीना। तो उस दौरान मेरा जो ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा नजर में फर्क आ गया, क्योंकि वो ट्यूमर तक पहुंचने के लिए यहाँ पे जो वेन्स होती है आंखों की, उसको कट करके वहां तक ट्यूमर पे पहुंचे थे, उसका पार्ट निकाला। तो मेरा आंख थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा ओवरलैपिंग आया था तभी, तो मुझे दिक्कत थी। पर उसके बाद वो होने के बाद मेरा रेडिएशन हो गया। रेडिएशन के दौरान बहुत सी तकलीफें होती थी, मैं खा नहीं पाता, इतनी हालत थी खराब, खा नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, बहुत सारी तकलीफें होती थी। बाद में पूरा शरीर गर्म होता था, तो मैं बहुत नारियल पानी पिया। आई ड्रैंक लॉट्स ऑफ कोकोनट वाटर, ये बहुत जरूरी होता है, कोकोनट वाटर शांत करने के लिए। और खाने में मेरे डॉक्टर बोले इसको जो जमता है वो दो, तो मैं चपाती और जो भजी होते हैं, बटाटा भजी, वो खाता था मैं, क्योंकि वही जमता था। पर उसके ट्यूमर जो था, मेरे ट्यूमर की जगह पे वहां पे पानी होता था, पानी यानी हाइड्रोसेफेलस होता था, तो उसके वजह से भी तकलीफ होती थी, तो इम्बैलेंसिंग होता था। और ब्रेन को अगर पानी टच हो गया तो हम लोग इम्बैलेंस होते हैं, तो वो पानी होता था। तो उसके लिए रेडिएशन के दौरान ही मेरे जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे उन्हें पापा को होता था इसका शंट सर्जरी करना जरूरी है। तो पापा को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है शंट सर्जरी। तो फिर मैंने 1 महीने का रेडिएशन हो गया, उसके बाद फिर मैं घर पे वापस आया। पर मेरा सब कुछ एक्टिविटी धीरे धीरे होता था, बहुत धीरे धीरे, पता नहीं। तो हमने क्या सोचा कि फिर से हम लोग टाटा हॉस्पिटल जाएंगे और ओपीडी करेंगे। पर उसके पहले हमने सोचा कि टाटा हॉस्पिटल का अगर 2 बजे ओपीडी है, तो हम 10 बजे का 9 बजे का सुबह केईएम हॉस्पिटल परेल मुंबई का, जहाँ पे मेरा पहला सर्जरी हुआ, वहां पे ओपीडी अटेंड करते। वहां पे ओपीडी अटेंड किया तो मेरे ही खुद सर्जन ही वहां पे ओपीडी पे थे, डॉक्टर अमित माहौरे। तो उन्होंने मुझे चेक किया तो देखा, और उस दौरान जब ये पानी होता था हाइड्रोसेफेलस, तो मेरा यूरिन पर से कंट्रोल नहीं था। सब यूरिन जाने के लिए ऐसा इधर महसूस हो गया और 2 कदम चलाने की यूरिन हो जाता। सो आई डिडंट हैव कंट्रोल, दैट इज बिकॉज माय ब्रेन, बैक ब्रेन जो छोटा ब्रेन होता है, वहां पे प्रेशर आता था पानी की वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोसेफेलस। इसीलिए मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता था मेरे एक्टिविटीज को। तो उसके वजह से फिर डॉक्टर ने देखा तो बोला ये तो चल रहा है ठीक से, तो इसका प्रॉब्लम क्या है। तो मेरी मम्मी ने ये बात बताई कि डॉक्टर इसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सो डॉक्टर ने बोला फटाक से इसका सीटी स्कैन निकालो। सो वी वेंट आउट परेल में ही केएम के हॉस्पिटल के बाजू में, और वहां पे सीटी निकाला। तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन देखा, बोला इसका शंट करना जरूरी है अर्जेंटली। तो अर्जेंट में मुझे चिट्ठी देके न्यूरो सर्जरी वार्ड में एडमिट कराया। और दूसरे दिन मेरा शंट सर्जरी डॉक्टर अमित माहौरे ने ही किया, शंट सर्जरी। वो शंट सर्जरी होने के बाद आप देख सकते हैं इधर मेरे सर पे, ये देखो इधर ये है, यहाँ से उन्होंने रॉड डाला, रॉड, और फिर ये गले में यहाँ से इधर, और इधर से मेरे यूरिनरी ब्लैडर में वो रॉड डाला था। और रॉड के अंदर से वो शंट पासर, जो शंट ट्यूब होती है वो डाला था। तो वो जो शंट पासर होता है वो स्टील एंड मेटल का बना होता है। सो दैट इज द वे टू द शंट इनसाइड ट्यूब, शंट ट्यूब इनसाइड। So you can see here मेरी शंट ट्यूब यहाँ अभी भी है। That is permanent, or foreign material is permanently fit inside me. Now it is mine. अभी वो मेरा ही है अभी खुद का, वो एक वेन है। So it helps a lot. ये जो हाइड्रोसेफेलस अभी भी होता है मुझे,
अभी भी थोड़ा थोड़ा इम्बैलेंसिंग होता है। तो ये पानी होता है जो कलेक्ट, जब भी मैं सोता हूँ तो वो पानी यहाँ से इंटरनल वे है, वो यूरिन पे जाता है। तो दैट इज द मेन थिंग कि ये हाइड्रोसेफेलस ज्यादा कलेक्ट ना हो, उसको पास होने के लिए ये अंदर से वे बनाए। तो ये सेकंड सर्जरी। तो बायोप्सी में मेरा पूरा ट्यूमर में से थोड़ा सा ही ट्यूमर उन्हें टेस्टिंग के लिए किया था, मैंने जैसे बताया। तो टेस्टिंग के दौरान उन्हें बताया कि ये हु ग्रेड 1 का ही है। और वहां पे डॉक्टर तेजपाल गुप्ता, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को और मुझे बताया कि इसका ट्यूमर है वो हु ग्रेड 1 का ट्यूमर है, ये बिनाइन है, ये मैलिग्नेंट नहीं है, बट ही हैज टू टेक 1 मंथ रेडिएशन। तो ऐसे बोला गया। तो वहां पे डॉक्टर जलाली, रिनॉन डॉक्टर, उन्होंने मेरा 1 महीने का रेडिएशन किया। उसके बाद फिर ये मेरी शंट की सर्जरी हुई, शंट बीपी। और उसके बाद तकरीबन 1-2 साल मेरा अच्छे तरह से गया। 2009 पर 11 में मेरा ट्यूमर फिर से रेज हो गया। और तभी इमेज बहुत मेरा क्या, वोमिटिंग बहुत हो गया, वोमिटिंग में ब्लड भी आने लगा, इतना तरह वोमिटिंग हो गया, मेरा सिर दर्द बहुत काफी हो गया। तो मेरा एमआरआई जब निकाला मिराड में, हम लोग जहाँ पे रहते हैं मुंबई मिराड, तो वहां पे पता चला कि ट्यूमर बढ़ गया है, ट्यूमर वापस बढ़ा, क्योंकि रेडिएशन तो नीचे दिया गया तो उसके बेस को, ताकि वो बेस, और ऊपर का वो थोड़ा जान था, तो वो थोड़ा सा बढ़ गया था बायोप्सी के बावजूद। तो वो बढ़ गया था। तो उसके बाद डॉक्टर ने वहां पे डिसीजन लिया कि इसको कुछ भी करके मिराड से केएम हॉस्पिटल लाओ। पर मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं तो पूरा बेहोश था। तो डैड, मॉम और मेरे जो रिलेटिव्स है, उन्होंने सबने हेल्प किया और मुझे पास के हॉस्पिटल में पहले दाखिल किया, वहां पे मुझे स्टेबल किया। और उसके बाद मुझे दूसरे दिन केएम हॉस्पिटल में विद द सायरन एम्बुलेंस, और वो उस तरीके से मुझे लेकर गए। तो डॉक्टर ने जब भी देखा मुझे, तो वो चिल्लाए कि क्या मेरा पेशेंट तो चल के गया था घर पे और तुमने उसको लेटा के लाया है। तो मेरे पापा मम्मी ने बोला प्लीज सर अभी आप देख लो। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, और डॉक्टर सीधे फिर मुझे एडमिट किया, फिर मुझे थोड़ा सा स्टेबल किया। उस दौरान मेरा अपर गेज का प्रॉब्लम था, अपर गेज यानी मैं मेरे आंख उठा नहीं सकता था। पिनियल ग्लैंड का अगर आप स्टडी करोगे तो पिनियल ग्लैंड का प्रॉब्लम यही है, यू कैन लिफ्ट योर आईलिड्स। अगर वो बढ़ता है ना पिनियल ग्लैंड का ट्यूमर, तो आंख आप उठा नहीं सकते ये पल के कभी भी, इतना हो जाता है। मेरा सोडियम लेवल पूरा एकदम मिनिमम हो गया था, क्योंकि लूज मोशन और वॉमिटिंग की वजह से। तो एकदम क्रिटिकल सीरियस इमरजेंसी सर्विस सिचुएशन थी, कुछ भी हो सकता था, एवरीबॉडी हैज लॉस्ट होप। पर मेरे मम्मी पापा की होप थी नहीं, अभी क्या है, सब डॉक्टर के हाथ में है। तो डॉक्टर अमित मावर मेरे सर्जन, थर्ड सर्जरी भी उनके पास हम गए, तभी उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ क्या होता है, मैं मेरा काम करूंगा, बाकी सब है वो हम भगवान के ऊपर छोड़ेंगे। तो मेरी वहां पे 4 आवर्स की सर्जरी हुई। वहां पे डॉक्टर ने 98% ट्यूमर था वो निकाल दिया, क्योंकि उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते, क्योंकि जान को खतरा होता है। और ये तो पिनियल ग्लैंड, हमारे स्पाइन के ऊपर जो पिनियल ग्लैंड है उसके ऊपर ही ट्यूमर था। ही टूक ए रिस्क बट इट वाज ए सक्सेसफुल। और वो बाहर आके बोले कि मैंने मेरा काम किया है, अभी देखते हैं क्या होता है। उसके रिकवरी के ऊपर है, और रिकवरी जैसे धीरे धीरे वो बोले कि अभी इसका सोडियम लेवल कम है, तो मुझे इंजेक्शंस दिए जाते थे कौन से सोडियम के, इसीलिए मुझे बहुत ढेर सारा लूज मोशन होता था, आई कांट बेयर दोस। वो तभी मेरी हालत ही नहीं थी। और उस सर्जरी के बाद मेरा मेमोरी लॉस, आंखें 1 साल विजन पूरा गया था, मेरा राइट हैंड साइड पूरा पैरालाइज था, आई वाज बेड रिडन, सब कुछ बेड पे ही हुआ था। ये पूरे आगे के 1 साल का मैं बात कर रहा हूँ। मेमोरी लॉस, ये सब कुछ गया था, एंड आई वाज टोटली फिनिश था मैं स्ट्रेचर के ऊपर, बट लिटिल होप था, लिटिल होप था। तो डॉक्टर ने बोला इसको खिलाना है और चलाना है, खिलाओ पिलाओ चलाओ खिलाओ। सो इसका सोडियम अरेंज करने के लिए डॉक्टर ने क्या बोला, मेरे डॉक्टर अमित मौर्य सर्जन, वो बोले कि इसको नमक का खिलाओ, नमक जिसमें है। तो मुझे क्या बोला गया कि इसको दही दे दो, दही के साथ 4 चम्मच नमक, यानी खारा रस देना है 4 बार दिन। तो उसके साथ खाने में क्या, सूखा मच्छी, सूखा फिश रहता है, वो ड्राई फिश एकदम खारा रहता है वो, और जितना भी जो खारा हो सके, और साथ में इंजेक्शन। तो उसके वजह से मेरा सोडियम लेवल धीरे 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 इंक्रीज हो गया।
ये सब आई वॉज 20 days, मैं 20 days एडमिट था केम हॉस्पिटल में थर्ड सर्जरी के टाइम. माई फैमिली वॉज देयर on the staircase for 20 days. Everybody were there helping out for me. My surgeon Dr. Amit Maure took a proper पूरा attention के साथ उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. वो दिन में 4-5 बार आते जाते हॉस्पिटल में. मैं जितने दिन था उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया, MRI किया. एक बार ऐसा सिचुएशन हो गया था कि अचानक आई वॉज रेस्टलेस कि क्या हो रहा है, ये पता नहीं था क्या हो रहा है. और डॉक्टर ने सडनली सभी को बुलाया, मेरे और मम्मी पापा और मेरे सभी रिलेटिव्स को, देखो इसको क्या हो रहा है. तो डॉक्टर भी आगे भाग के, तो डॉक्टर बोले इसका तुरंत सीटी स्कैन करवा. तो सीटी स्कैन में पता चला वहां पे कि इसको न्यूमोसेफेलाइटिस, देयर इज नो इंटरनल ब्लीडिंग, न्यूमोसेफेलाइटिस यानी हवा है, एक्सेस हवा है इसके ब्रेन में. तो डरने की बात नहीं. मेरी मम्मी ने तो गिव अप किया था, वहां पे रो रही थी मम्मी, अभी खत्म सब कुछ ऐसा हो. पर मेरे डॉक्टर बोले ये आपका अकेला ही है, आप तो मेरी मम्मी बोली हाँ अकेला ही है. तो बोले आप टेंशन मत लो, हम लोग देखते हैं क्या है. सो वहाँ के डॉक्टर अमित मोहन टीम, तो उनके टीम के जो डॉक्टर्स थे वो नीचे थे सीटी स्कैन, जहाँ पे मुझे सारे रिलेटिव्स ने लेकर नीचे गए सीटी स्कैन में. तो वहाँ पे न्यूमोसेफेलस था, देयर वाज नो एक्सेस हाइड्रोसेफेलस और नो इंटरनल ब्लीडिंग, तो सिर्फ हवा था. तो उन्होंने फिर आके मुझे वापस डॉक्टर बोले प्लीज ब्रिंग द श्वास बैक, और फिर मुझे बैक लिया, फिर कर्टन लगा. उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया हमको आज तक पता नहीं, बट आई वाज देन ओके. और उसके बाद फिर डॉक्टर ने 20 days हमको वहां पे परमिट किया कि रहो आप, इसका पूरा स्टेबल करो. उसके बाद फिर हम आगे आए. फिर हर 3 महीना 4 महीने बाद हम केईएम हॉस्पिटल में आते थे, MRI सीटी स्कैन होता था. साथ में मेरे हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरा टाटा हॉस्पिटल परेल में मेरा फॉलोअप होता था. क्योंकि आई वॉज ए रिसर्च पेशेंट देयर, मेरा ब्रेन का रिसर्च होता था, SCRT लाइट दी गई थी मुझे, तो मैं वहां पे रिसर्च पेशेंट था. मेरा 124 नंबर था, 168,536, मुझे आज भी याद है. वो नंबर है मेरा फाइल का. केएम का फाइल का नंबर याद नहीं, पर मुझे टाटा का पता है. और डॉक्टर जलाली का पेशेंट हूँ, तो वहां पे मेरा फॉलोअप हर 6 महीने हर 3 महीने हो जाता था. दौरान मेरे साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर सविता गोस्वामी, वो मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट लेती थी, पहले से लेती थी, यानी फर्स्ट ऑपरेशन के बाद ही. पर जब भी थर्ड ऑपरेशन हो गया उसके बाद 6 से 9 महीने हम गए नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन ही थी, आई कुडंट वॉक एट ऑल. मेरा पैरालिसिस था पूरा राइट हैंड साइड, तो मुझे 2 साइड में ऐसा पकड़ के मम्मी पापा 2 साइड से मुझे ऐसा चलाते थे. आई वॉजंट एबल टू वॉक. मैम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो. सो शुड आई शो द वीडियोस? किस चीज की वीडियोस आप दिखाना चाहते हैं? वो मेरा चलते वक्त वो कंडीशन, वो बताना मुझे. फिर ये जो सारी चीजें हो गई, उसके बाद फिर चलना वगैरह मेरे डॉक्टर ने बोला इसको, डॉक्टर अमित माहौर, ही टोल्ड दैट सिर्फ खिलाओ पिलाओ और चलाओ, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. तो ये मुझे चला, मुझे कुछ दिखता नहीं था, मेरा मेमोरी लॉस था, उसके वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. आई वॉज टोटली ब्लैंक. मुझे सिर्फ उन्होंने चलाया, मेरे मम्मी पापा ने और मेरी बहनों सिर्फ चलाया, खिलाया पिलाया. और उसमें से ग्रेजुअली धीरे धीरे डॉक्टर बोलते थे, मेरे पापा डॉक्टर पूछते थे सर एक साथ नजर कब आएगा वापस से, तो डॉक्टर चिल्लाते थे मुझे बार मत आप बताओ, धीरे धीरे आएगा, आप मत ये करो, आप प्रयास करते रहो इससे. तो उस तरीके से डॉक्टर ने जो बताया, मेरे सर्जन ने, उस तरीके से धीरे धीरे होके तकरीबन साल भर बाद मेरा नजर धीरे धीरे वापस आया, मेरा मेमोरी धीरे धीरे अच्छा होगा. मेमोरी के लिए डॉक्टर अमित माहौर ने सिटी नर्व नाम की जो टैबलेट है, सिटी नर्व, वो दी थी, वो बहुत महंगी थी. तो वो मेमोरी वापस आने के लिए वो सिटी नर्व है, वो टैबलेट उन्होंने बताई थी. उसके बाद न्यूरोबियन फोर्ट आपको टैबलेट होती है, वो आंखों के लिए मेरे आई सर्जन डॉक्टर दुदानी, रिफर्ड बाय टाटा हॉस्पिटल, सांताक्रूज में है वो, मुंबई, डॉक्टर अजय दुदानी, उन्होंने मेरे आंखों का जो ट्रीटमेंट है वो किया है. अभी भी आप देखते थे आंख मेरा थोड़ा सा हिला हुआ है, तो वहां पे सर्जरी भी कर सकते. तो वो ये ब्रेन के वजह से, ब्रेन की जो नर्व्स है वो कट हो गई ट्यूमर को निकालते वक्त, तो उसके वजह से ये सारी चीजें होती रही है. तो वो ट्यूमर का तो अभी जो 98% पार्ट निकाला था,
तो अभी जो नजर थी वो कैसे, वो नर्व्स वापस जॉइन करके, तो न्यूरोबियन फोर्ट डॉक्टर ने बोला था, तो वो मैं तकरीबन उसके बाद 1.5 साल मैंने लिया है 2011 के बाद ऐसे। तो अब मेरा जो सर्जरी हुआ, थर्ड सर्जरी, उसके बाद तकरीबन 2 महीने बाद मैंने सर पे मेडिकेशंस बंद हो गए थे। मेरा कुछ फीट आने का, फीट ब्रेन सर्जरी के बाद फीट आती है, इसलिए इप्टाइन नाम का टैबलेट होता है। तो वो टैबलेट मेरा ओवरडोज होने की वजह से मेरे बॉडी पे पूरा स्किन रैशेस होने लगता है। तो हमने मेरे पापा ने डॉक्टर को फोन किया, खून टपकता था आपसे। तो मेरे डॉक्टर बोले ये बंद कर दो, मेरे सर्जन बोले डॉक्टर तुम्हारे कि बंद कर दो, तो वो बंद कर दिया। उसके बाद फिर रेगुलर आते गया। तो द की सक्सेस क्या था मेरा, ये बाहर आना की सबसे अच्छा डाइट था, बहुत बढ़िया डाइट, क्योंकि मेरी मम्मी पूरा खाने पीने पे मेरा ध्यान बहुत प्रॉपरली, 3 टाइम का खाना प्रॉपरली 3 बार खाता था मैं। 1.5 किलो दही हर दिन, 1.5 किलो दही और 16 टीस्पून नमक, 12-16 टीस्पून नमक, इतना खारा खारा मैंने, सोडियम मेरा था, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल, और वो होता था। और साथ में नारियल पानी मैंने जैसे बहुत पिया है, नारियल पानी, क्योंकि ये पूरा बॉडी प्योर करता है नारियल पानी, तो वो नारियल पानी बहुत पिया। और मैंने चलना बहुत इंपॉर्टेंट था, आई वॉज बेड रिडन, बट मम्मी पापा मेरी बहन उन्होंने मुझे चलाया, और चलाने के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 साल के बाद मैं खुद से चलने लगा। आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज एबल टू डू माई वर्क, अ बिट वर्क था, थोड़ा मैं ज्यादा परेशान नहीं लेता था। तो ये ग्रेजुअली होते गया। टाटा का फॉलोअप कंपल्सरी हम लोग ने किया, तकरीबन 2015 तक टाटा का जो फॉलोअप होता है टाटा हॉस्पिटल का, क्योंकि रिसर्च पेशेंट, तो उनका जो प्रॉपर हमने फॉलोअप किया, उन्होंने भी गाइड किया प्रॉपरली कि वो एक्सरसाइज लेते साइकोलॉजिकल का, जो मैंने बताया डॉक्टर सविता गोस्वामी, और उन्होंने वो एक्सरसाइज लेती थी हमारी, मेरी एक्सरसाइज लेती थी ब्रेन के लिए, डिफरेंट कलर्स इसको पहचानता है क्या, ये डिफिकल्ट जो पजल होते हैं ये सॉल्व कर सकता है क्या, ये लिख सकता है क्या, इसको याद रहती है क्या चीजें, वो स्टोरी बोलती थी जम्बलिंग थोड़ी, तो वो याद रहता है क्या, ये सारी चीजें वो हमसे एक्टिविटीज वो हर 3 महीना 6 महीने के बाद होती थी। सो तकरीबन ये ट्रीटमेंट का दौर हमने प्रॉपरली फॉलोअप अटेंड किया, और वो पूरा उनके इंस्ट्रक्शंस के वजह से मैं यहाँ तक बाहर आते गया। तो 2014-15 के बाद मैं तकरीबन अच्छा ठीक से होने लगा। उसके बाद आई वाज ओके फाइन, तो क्या करूं मैं खुद के लिए, क्या करूं। तो 2013 में मैंने जैसे बोला कि नजर वगैरह सब कुछ ठीक आ गई थी, तो तभी 2014 में मैंने सोचा 2013 में कि मैं ये जो मेरी जर्नी है ये मेरे अंदर बहुत मुझे खाई जा रही है। आई यूज्ड टू बी अवेकन, मुझे वो तकलीफ सहन नहीं हो पाती थी, ये सब मेमोरीज वगैरह जो होती थी। तो मैंने क्या सोचा कि मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने ये धीरे धीरे मैंने लिखना चालू किया, किसमें, मेरे मदर टंग में, मराठी में मैंने ये लिखा। 2 साल लगा मुझे लिखने के लिए, 2 years टू राइट इट। और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इसको मैं इंग्लिश में करूंगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए। दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग, coming out of a brain surgery after 3 brain surgeries and living a healthy life, that is not good but that is a great thing। तो मैं बोला ये एक इंस्पिरेशन रहेगा, मोटिवेशन रहेगा बाकी कैंसर पेशेंट्स के लिए, कि अगर ये बंदा मौत को छू के वापस भी आ रहा है और ये पूरी हिम्मत के साथ, जोशों के साथ जी रहा है जिंदगी, so that is a great inspiration to all the cancer world। तो मैंने सोचा कि ये इंग्लिश में लिखूं। और उसके बाद मैं बोला मैं तो इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में भी मैंने उसका ट्रांसलेशन करके रखा। तो ये मेरा बात हो गया। तो उसके बाद मैंने कुछ तब तक पब्लिश वगैरह नहीं किया, क्योंकि उसके बाद 2017 में मेरी शादी हो गई, एक्चुअली मेरी शादी हुई, बट उसके तकरीबन 6-7 महीने के बाद ही जिस लड़की से शादी हुई थी शी वेंट अवे, उसको पसंद नहीं आया तो वो छोड़ के चली गई, तो उसका डिसीजन था। तो उसके बाद म्यूचुअली हमने डिवोर्स ले लिया। और उसके बाद 2021 में दिसंबर में मैंने मेरी इंग्लिश ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई रीबर्थ, इसको मैंने ब्लू रोज जो पब्लिशर्स है दिल्ली के, उनके पास मैं अप्रोच हो गया ऑनलाइन और उनको बोला कि आप मेरी पब्लिश कर सकते हो। तो उन्होंने मेरी बुक
द स्टोरी ऑफ माई रीबर्थ, ये मेरी बुक है, ये उन्होंने पब्लिश की है। दिस इज द स्टोरी ऑफ माई रीबर्थ। इसका वेबसाइट है suhasjadhav.com। उसके ऊपर आपको ये पूरा बुक मिलेगा, ई बुक भी है, और उसके साथ साथ आपको घर पे आप मंगा भी सकते हो बुक्स इंग्लिश में। और साथ ही में अब भी मैंने फिर से उनको अप्रोच किया, मेरा हिंदी वर्जन अभी मैं उनसे स्टार्ट किया हूँ, अभी वो थोड़े दिनों में पब्लिश होने वाला है ऑन एयर, और वो परचेस के लिए अवेलेबल होने वाला है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और गूगल बुक्स पे, ये सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। सो द की थिंग, जैसे कि मैंने बोला कि मेडिकेशन एंड डॉक्टर, तो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को आप क्वेश्चन पूछो, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, एंड टेक देयर गाइडेंस एंड वॉक अकॉर्डिंग टू देम। वो जैसे बताएंगे उस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे, ट्रीटमेंट फॉलो करोगे, तो वो बराबर काम करेगा, एंड यू विल बी क्योर्ड एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस कैंसर थिंग। और साथ ही में डॉक्टर्स के साथ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मुझे मिला, मेरे मम्मी पापा, मेरे सिस्टर, उन्होंने बहुत हेल्प किया, साथ में मेरे चाचा, मेरे मामा और पूरी फैमिली, सभी ने बहुत हेल्प किया। और खास कर इम्पोर्टेंट है गॉड, ऑब्वियसली गॉड ही है, डॉक्टर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित मावरे सर एंड हिज टीम हु मेड 3 times, उन्हें 3 टाइम मेरा जान बचाया। डॉक्टर राकेश जलाली सर एंड हिज टीम टाटा हॉस्पिटल, उन्होंने मेरी रेडिएशन पे से जान बचाई, क्योंकि वो ट्यूमर वापस बढ़े नहीं, इसलिए उसके रूट्स को ही जला दिया, पूरा रूट्स को ही जला दिया। टाटा हॉस्पिटल, टाटा ग्रुप, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। केईएम हॉस्पिटल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। किंग्स एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल, उनका धन्यवाद। सारे लोगों का धन्यवाद है। डॉक्टर अजय दुधानी, मेरे डॉक्टर राजेश उच्चिल सर, ये सारे डॉक्टर है, डॉक्टर सविता गोस्वामी, डॉक्टर अजय दुधानी, सारे डॉक्टर्स है। आज भी मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। उन्होंने खास खुशी से ये जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने मंगाई और उन्होंने पढ़ी है उन्हें, सो दे आर रियली हैप्पी दैट कि कोई ना कोई एक तो बंदा है जिसने याद किया हमको और हमारे ऊपर और खुद की स्टोरी लिखी। सो ऑल आर रियली हैप्पी एंड एवरीबडी इज रियली थैंकिंग, एंड आई एम ऑल्सो थैंकिंग एवरीबडी। मेरे जो मम्मी पापा है वो सभी, हम सब उनको थैंक करते हैं। और मैं थैंक करता हूँ खासकर अरुण सर, अरुण सिंह सर, टेक्सास ऑस्टिन, साथ में डिम्पल मैम, डिम्पल परमार मैम, थैंक यू वेरी मच। साथ में एनी जोन्स मैम और जेन ऑनको, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने मुझे एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया कि ये मेरा जर्नी है, ये सामने आए, लोगों के सामने आए और एटलीस्ट लोगों को पता चले। इसके लिए अभी मीडिया, आई कांट रीच देम अप टिल नाउ, अभी तक तो नहीं है, बट मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि कोई ना कोई तो मुझे अप्रोच होगा, मैं उनके पास जाऊंगा तो वो हाईलाइट करेंगे कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। यस मैम, इतना मेरा जो स्टोरी है। और आज आई एम ए अबेकस टीचर, आपने पीछे देखा होगा, मैं अबेकस का टीचर हूँ। एक ब्रेन ट्यूमर कैंसर सर्वाइवर पेशेंट इज नाउ ए ब्रेन डेवलपमेंट कोच, मेंटर, टीचर। ब्रेन डेवलपमेंट, मगज मेंदू का विकास करने वाला एक इंसान बन चुका हूं मैं बाकी लोगों का जो मेंदू है, जो मगज है, वो अच्छा कर रहा हूँ, बच्चों का उनका विकास कर रहा हूँ। ये और क्या चाहिए मुझे नेचर ने, मुझे भगवान ने, ये बहुत धन्यवाद मैं बोलता हूँ। Yes, over to you, Dimple ma'am. Thank you so much, सुहास जी, very inspired and आपने जैसे बताया आपकी जर्नी, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी, क्योंकि इतनी बार ट्रीटमेंट करवाना, वो भी ब्रेन कैंसर का, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव डिजीज़ है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है और बहुत कम लोग उससे बाहर आ पाते हैं। So I think it's your willpower, your courage, your family support. जैसे आपने गिव अप नहीं किया, उन्होंने भी गिव अप नहीं किया। They tried again and again and again, और उनका एक विश्वास था कि हम ठीक कर देंगे। उनका एक उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा भरोसा था, एक फेथ था कि नहीं हम ठीक कर देंगे, और वही किया उन्होंने।
सो और आपके सपोर्ट के बिना, आपके विल पावर के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, योर फैमिली, एवरीबडी, बिकॉज it's not easy to go through this, and impossible नहीं है but difficult है. और आप उस डिफिकल्टी से निकले आपने, और ऐसा भी नहीं है कि आप उससे निकले और आज आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो, बहुत सारे ब्रेन वॉरियर्स को गाइड कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो. सो इससे ज़्यादा अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है. सो रियली थैंक यू सो मच सुहास फॉर शोइंग दिस करेज एंड बीइंग एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस कि जब आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, जब आप उस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो बाकी पेशेंट्स हैं जो भी डायग्नोज हुए हैं, जो इस जर्नी से निकल रहे हैं, उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं. मैंने काफ़ी कैंसर पेशेंट्स देखे, थाउजेंड्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स से बात किया है, और मैंने जो देखा है कि ब्रेन कैंसर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बिकॉज इवन 1 millimeter इधर से उधर एंड इट कैन एक्चुअली कॉज सीवियर डैमेज टू योर बॉडी एंड योर ब्रेन. सो सुहास, आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस आपके लिए. नहीं, आप पूछो मैम, मुझे लगता है कि आप पूछो, क्योंकि बाकी लोगों के भी रहेंगे सवाल, तो आप भी पूछो. राइट. सो सुहास, जैसे आप काफ़ी पेशेंट्स को गाइड करते हैं, तो आप उनसे, हमारे पास भी काफ़ी ब्रेन कैंसर पेशेंट्स आते हैं हेल्प के लिए. सो आप कैसे पेशेंट्स को हेल्प करते हैं सो दैट वी कैन आल्सो गाइड द पेशेंट्स? पेशेंट्स को हेल्प इन द सेंस आई मोटिवेट देम. मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, खासकर पेशेंट्स तो डॉक्टर के पास होते हैं, बट रिलेटिव्स होते हैं खासकर. मैंने टाटा हॉस्पिटल में वगैरह मैं शुरुआत के दिनों में, यानी मैं ठीक होने के बाद जब भी मैं अटेंड किया था, वहां पे जो मीटिंग्स होती है पेशेंट्स के एंड रिलेटिव्स की, तो 2-3 मीटिंग्स में मैं गया हूँ. वहां पे मैंने 2-3 बार मुझे चांस दिया गया कि बोलो तुम्हारी जर्नी. तो मैंने उनको बताया कि तुम डरो मत. फर्स्ट ऑफ ऑल डरना नहीं है, वॉट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपको उससे बाहर निकलने की मंशा रखनी है. मन में रखो कि उससे हम बाहर निकलेंगे. तो उनको हौसला अफजाई की जरूरत है मैम. सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, पेरेंट्स जो रिलेटिव्स होते हैं वो हौसला खो चुके हैं, वो यानी कैंसर मतलब खत्म ऐसा सोचते हैं. तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या करेंगे ना, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करेंगे या उनके रिलेटिव्स को समझाएंगे या क्या क्या करेंगे, उनके पास जो होता है. तो मैक्सिमम क्या होता है इम्पोर्टेंट कि हमारे जैसे जो अच्छे हुए हैं, मेरे जैसे जो पेशेंट्स अच्छे हुए हैं अभी अच्छी जिंदगी, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अप्रोच हुए या उनको जो रिलेटिव्स होते हैं उनको समझाए कि आप डरो मत, आप जो फॉलो करें, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो फॉलो कीजिए. और ट्रीटमेंट फॉलो करने पर खाने के ऊपर ध्यान, मैं बार बार यही बोलता हूँ, खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर अच्छा खाओगे, अच्छा पानी पियोगे, अच्छी नींद लोगे, सब कुछ ठीक हो जाता है. पीनियल ग्लैंड का प्रॉब्लम क्यों हो गया मेरा, पीनियल ग्लैंड का, क्योंकि मेरा रेस्ट नहीं था, खाना टाइम पे नहीं था, पानी टाइम पे नहीं था, सोना टाइम पे नहीं था. इसके वजह से ये पीनियल ग्लैंड का प्रॉब्लम उसी के वजह से ही होता है. क्योंकि मेरे डैडी आज भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो पेपर्स में आता है. अभी सीरीज चल रही है मार्स टाइम्स में, ब्रेन ट्यूमर के ऊपर सीरीज चल रही है, तो वो पढ़ते तभी मुझे बताते हैं वो बता. अभी मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह होते हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, बट आई ऑल्सो रीड दोज. ऐसा है, तो वो रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है मुझे जैसे जमता है. बट लुकिंग एट द पेशेंट, पूरा कंडीशन अबाउट रिलेटिव्स एंड ऑल, एक तो पैसे का कमी होता है, दूर दूर से कॉर्नर से आ जाते हैं लोग वहां पे. तो वहां पे टाटा हॉस्पिटल ये बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, यानी ये ट्रीटमेंट मिलना यही बहुत बड़ी बात है. पर उनका जो मानसिक स्थिति है, साइकोलॉजिकल, और उनका फाइनेंशियल एड भी होता है, पर वो कम इस पे है, वो थोड़ा ज्यादा लेवल पे होना चाहिए फाइनेंशियल एड. अभी मेरी भी इतनी भी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है. आई कैन अर्न ओनली फॉर माई ब्रेड बटर. मैं ये इतना कर रहा हूँ. अभी ये मैं बुक का कर रहा हूँ, वो मैं खुद का ही कर रहा हूँ. माई डैड इज ए रिटायर्ड टीचर, माई मॉम इज हाउस वाइफ. तो वो क्या करेंगे, वो बोलते खाना घर पे, मेरे सर पे छत है, दैट इज इनफ. मेरे घर पे, मेरे सर पे छत है, मैं 3 टाइम का खा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे, बस. और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता. अभी जो मैं बुक का ये किया, ये मैं खुद के स्वेट के वजह से, स्वेट पर ये मैंने सब कुछ
किया है, और मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा आगे जाऊं, पर आगे जाने के लिए, ये आगे प्लेटफॉर्म मिलने के लिए इट इज मच डिफिकल्ट। तो आई अर्ज, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि मुझे आप हेल्प करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं, ये मेरा बुक है, ये मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल। अभी इंडिया में तो ज्यादा एक दो जन ने भी फोन नहीं किया, डायरेक्टली ऑस्टिन से फोन आया मुझे सर का। ऐसा मैं मैक्सिमम ये टॉक्स, टेड टॉक्स को भी मैंने अप्रोच किया है, बाद में जो जोश टॉक्स होते हैं वहां पे, कि ये यूनिक है एक्चुअली, इट इज नॉट फॉर मी, इट इज द कैंसर वर्ल्ड, व्हाट द वर्ल्ड। क्योंकि दुख अगर है दुनिया में, अगर दुख देखना चाहते हैं तो वो आप हॉस्पिटल जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना दुख है दुनिया में। तो दैट इज द थिंग। सो दुख का निवारण करने का भी मार्ग है। वो मार्ग क्या है? तो वो मार्ग, ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो करो, खुश रहो, आनंदीय रहो, अच्छा करो सबका, तो ये बहुत जरूरी होता है। सो जो नॉर्मल चीजें है वो करो। अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, अभी आई एम फाइन, सो आई एम वर्किंग द ब्रेन। अभी ब्रेन क्या है वो मुझे पता नहीं, पर वो नॉर्मली आ गया मेरे हाथ में, ब्रेन डेवलपमेंट का ही आ गया। मैंने वो 2019 में कोर्स किया, ये ब्रेन डेवलपमेंट एबेकस का कोर्स किया था। तो ऐसा सब हो रहा है, धीरे धीरे आ गया हूँ बाहर। बहुत तकलीफें थी मुझे तो कुछ याद भी नहीं है 2011 के बाद का ज्यादा, पर धीरे धीरे बाहर आ गया हूँ, थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड माय पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। बोलिए मैम। थैंक यू सर फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एंड यू आर राइट, आपकी स्टोरी लाखों करोड़ों लोगों तक जानी चाहिए, बिकॉज उन्हें बहुत सीखने को मिलेगा, इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। सो एंड मेरी तरफ से मैं जितना भी हेल्प कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए, आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू एंड वी कैन डू दिस फॉर श्योर। राइट, सो सुहास, इफ यू हैव टू शेयर 5 थिंग्स विद पीपल जो अभी कैंसर से निकल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ें जो आपको हेल्प की, तो वो क्या होगी आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंसर बहुत टाइप के कैंसर है। ब्रेन से रिलेटेड मैंने जो देखा है वो इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बोला है, रेगुलर फॉलोअप अगर आप करोगे, एक बार भी टाला ना तो डॉक्टर पूरी ये कर देते, ताश देते, क्यों नहीं आए, क्या किया था, पेरेंट्स को चिल्लाते थे क्यों नहीं आए। तो फॉलोअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड फॉलोइंग द मेडिकेशन, जो वो बोल रहे हैं वो बराबर से गोली लेने का। और कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है, कांटेक्ट, डायरेक्ट डॉक्टर्स का कांटेक्ट, मोबाइल नंबर मेरे पास है सभी डॉक्टर्स, मेरे पेरेंट्स ने बोला था और डॉक्टर्स ने खुद दिए, ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए। डॉक्टर्स खुद डायरेक्ट नंबर देने वाले ऐसे रहेंगे तो कितनी अच्छी बात है। मेरे सर्जन ने डायरेक्ट नंबर देता, कुछ भी हो जाए रात को 12 बजे भी फोन करो। तो दिस इज द मेन थिंग। ये डॉक्टर्स की बहुत बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर्स अपने नंबर शेयर करते हैं, पर्सनल नंबर, तो ये बड़ी बात है। तो डॉक्टर्स का फॉलोअप, इन टच, प्रॉपर मेडिकेशन जो बोलते हैं, और खाना पीना, डाइट रखो, एक्सरसाइज जैसे तुमको जमता है वैसे, तो जमता है वैसे एक्सरसाइज करो। बी हैप्पी, ट्राई टू स्टे हैप्पी, जो होता है वो खुश रहने की कोशिश करो, और बस, और जितना हो सके उतना हैप्पी रहो, और क्या बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। एंड अभी आप अपना तबीयत का कैसे ध्यान रखते हैं? अभी फिलहाल तो मैं आई एम गुड। मैं तो ट्रैवलिंग करता हूँ, लोकल ट्रेन ये सब, पर हैंडीकैप में ही जाता हूँ मैं, गर्दी में नहीं जाता। हैंडीकैप जो होता है उस डब्बे में जाता हूँ, पर नॉर्मली ऐसा नॉर्मल इसमें भी जाता ही हूँ। कभी कभी ट्रैवलिंग होता है, वॉकिंग होता है, साथ में नॉर्मल डेली लाइफ, खाना पीना, ये सब कुछ चलता है। मैं आउटसाइड का स्टफ थोड़ा बहुत खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता। फास्ट फूड यानी मुंबई का वड़ा पाव है वो खाता हूँ, और साथ में पानी पूरी एंड ऑल, वो दैट इज एकदम लिमिटेड। डैड एंड मॉम आर टोटली कॉन्शियस, ये खाने का नहीं हो। हमने बोला था तू खाया, तकलीफ हो गई ना, ये। और साथ में मेरे सर्जन ने बोला था कि दही खाना। दही क्यों है? दही ब्रेन के लिए और पूरे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन के लिए और शरीर के लिए। जापानीज लोग ज्यादा क्यों जीते? क्योंकि उन लोग कर्ड खाते हैं, कर्ड। ये कर्ड खाना बहुत जरूरी होता है। सो जो कैंसर को डिफीट करने वाले जो कुछ चीजें जो डॉक्टर्स बताते हैं वो खाओ, वो खाना बहुत जरूरी होता है।
एंड लीड अ हेल्दी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे जो फूड के खाने में जो मिलावटें होती है उसके वजह से भी बहुत तकलीफ होती है। सो वी हैव टू बी एकदम अलर्ट कि क्या खा रहे हैं हम, क्या नहीं खा रहे। बाहर का स्टफ ज्यादा नहीं खाना है, पर एकदम ही बंद मत करो। तुम्हारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करने के लिए इम्यूनिटी कैसे बढ़े ये भी ध्यान रखो। मेरी खुद की यहाँ पे जो मेरी हमारी फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर वीना सारस्वत, वो भी मेरा मुझे सर्दी हो गया, कभी फीवर वगैरह आ गया, तो उसके लिए ये डॉक्टर है हमारे, उन्होंने पहले से भी गाइड किया। सो ये डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर एक ही डॉक्टर रखा, एंड गो फॉर ओनली एमबीबीएस, डोंट गो फॉर बीएचएमएस और बीएएमएस वगैरह डॉक्टर्स। ऐसे मेरे न्यूरो सर्जन ने मुझे बताया था। तो हम लोग एक ही डॉक्टर को फॉलो करते हैं प्रॉपरली, एंड फॉलो अप इज इम्पोर्टेंट। और लाइफ हैप्पीली जीना है, प्लान करके रखो, सुबह खाना है, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, और वेट के ऊपर ध्यान रखो। मेरा वेट, अभी आप बोलोगे कि ये खुद ही इतना वेट हो गया इसका और ये दूसरों को वेट बता रहा है, पर वेट के ऊपर ही ध्यान करा। मैं 70 तक आ गया था, मैं वापस मैं अभी 80 तक आ गया। सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस। तो वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट एंड बी हैप्पी। एक्चुअली मेडिकेशंस और खाना पीना तो रहो, खुश रहो, घूमो फिरो, थोड़ा सा घूमना भी बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट के बाद। अभी ट्रीटमेंट चल रही है तो बी हैप्पी, हो जाएगा। मन में यही विश्वास रखो कि मैं करूंगा या मैं करूंगी, आई विल कम आउट ऑफ इट। ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ, खुद को देखो अच्छी स्थिति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्क करता है विजुअलाइजेशन। मैं खुद को देखता था, मैं खुद को विजुअलाइज कर, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये बाकी के चीज लोग सब कर रहे, मेरे भाई बहन ये सारी चीज नॉर्मल जी रहे अपनी लाइफ, वैसे मैं क्यों नहीं जी रहा हूँ, आई यूज्ड टू आस्क मी। और मैं खुद को बोलता था कि नहीं मुझे भी ये जीना है, और मैं क्या करता था, फिर मैं खुद को देखता कि हाँ मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं भी ये ट्राई कर रहा हूँ। कुड डू एनीथिंग। वो उड़ी मारता था, डीप सी में जाता था, वो सांप खाता था, ये खाता वो। सो उसमें क्या था, वो पाओ ये कैन डू एनीथिंग। सो मैं भी सोचता था, इट वाज ए इंस्पिरेशन। बेयर ग्रिल्स भी मेरे लिए एक छोटा पार्ट के लिए इंस्पिरेशन। ये सारी चीजें, जो कुछ भी तुम दिन में कर रहे हो उसमें अच्छा देखो, अच्छी चीजें देखो और ये करो। और खुद को बिजी रखना बहुत जरूरी है मैम, ये इंपॉर्टेंट है। कीप योरसेल्फ बिजी, रीडिंग, जिनको जमता है रीडिंग वो रीडिंग करो, जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है म्यूजिक करो, कैरम खेलने आता कैरम खेलो, चलना है चलो, भीगना है भीगो। मैं तकरीबन 2012-13 में मैं बारिश में भीगने भी गया, सोचो। जो अच्छा लगे वो करना जरूरी है। सो आई कुड डू दैट। सर्दी वगैरह होती है तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं। एंड मेक अ नोट, एक इंपॉर्टेंट है, आपने ये खाया है तो इसका क्या परिणाम होने वाला है, आपने ये खाया है इसका क्या परिणाम हो रहा है, ये सारी लिखे रखो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या जम रहा है और आपको क्या नहीं जमेगा। तो मुझे जो जमता है वो मैं खाता हूँ। मैं बैंगन नहीं खाता क्योंकि मेरे सर में अभी भी पानी हो जाता है। और एक बात मैं बताना आपको भूल गया, मेरा थर्ड सर्जरी के बाद मेरे ना यहाँ पीछे ऐसा पूरा पैच बन गया था, ऐसा पूरा फुगा बन गया था पानी का। तो क्योंकि ये मेरी ट्यूब काम नहीं करती, तो काम का ब्लॉक हो गई थी बन के, तो मेरे सर्जन ने क्या किया, बड़ी इंजेक्शन ली और मेरे सर के पीछे ऐसा डाला, सर के नीचे पीछे डाल दिया और 3 बार वो सब किया पानी, और उसके बाद वो अंदर चली गई ऐसे। इट वॉज लॉन्ग स्टोरी, वो पहले वीडियो में मैंने शेयर की हुई। तो उसके बाद मेरा ये शंट है ना 70% काम करना चालू हो गया उसके बाद। तो ये बहुत जरूरी होता है कि खाने पीने पे ध्यान, फॉलो अप पे ध्यान। फिर अभी सब कुछ नॉर्मल है, अभी मैं नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ, आई एम हैप्पी एंड आई एम वर्किंग। मायूस है, लिमिटेशन थोड़ी बहुत है, आई डोंट फील दैट अभी लिमिटेशन वो भी नहीं, आई कैन ट्रैवल होल वर्ल्ड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट आई नीड मनी। मनी है तो मैं किधर भी जा सकता हूँ, आई गो हियर देयर, मुंबई घूमता हूँ, सब एंजॉय, लाइफ इज रियली एंजॉय एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द नेचर, टू ऑलमाइटी गॉड एंड एवरीबॉडी दैट आई हैव। मैं खुद एक इंस्पिरेशन बना हूँ और मैंने बुक भी लिखा है जो कि बाकी लोगों को एक ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, होप दे कि अगर ये बंदा जी सकता है दोबारा तो हम क्यों नहीं जी सकते। ये है। सो आप बोलो। Yeah, thank you so much, Suhas, and I really love that you are loving your life, you are enjoying it to the fullest. So that's what we need to do, definitely. Thank you. So we'd like to hear from others about their experience about
today's Healing Circle Talks. Thank you. Yeah. Hi Deepak ji, would you like to share anything? Sorry, I didn't get you. Deepak ji का है. अच्छा, Deepak ji, okay. Hi, Mr. Suhas. Yes, sir. You are true inspiration. Now I can tell my wife. And I will ask her to listen this program again. Okay. Thank you. Yeah. ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो. हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, सुहास, आपकी पूरी जर्नी सुन के बहुत हिम्मत आई है और आपने बुक लिखी है, ये बहुत बड़ी बात है. मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अमर होना चाहते हैं तो आप लिखिए, तो आप कई लोगों को इंस्पिरेशन रहेंगे. 2 भाषाओं में आपने लिखा है और आपकी स्माइल बहुत प्यारी है. इसी तरह मुस्कुराते रहें और सबको इंस्पायर करते रहें. थैंक यू मैम, सच में है वो. बोलो मैम. Thank you, Anju ji. Mehul, would you like to share anything? Yeah. काय भाऊ, सुहास भाऊ कसं आहे? ठीक आहे. कसे आहात तुम्ही मेहुल जी? बरे मस्त वाटलं तुझं ऐकून स्टोरी एकदम झकास. Thank you. मस्त. I wish you all the best and do well in life and enjoy. मजा आली. Thank you. तुम्हाला पण शुभेच्छा सगळ्यांना. Thank you. Take care. Thank you. Yeah. Rajendra ji, would you like to share? Yeah, one minute. Very touchy and very difficult journey of Suhas. The way in which he says 2-3 surgery, and I always get confused that what type of trouble people are going and getting through. Because today morning I got another message from one of my friends. Father got a cancer, and when I meet them, they are just crying. So this motivation, Dimple, from all these people is so necessary. Otherwise, I think many people will not survive because they will go under depression and they will die out of depression only. So such stories and the way in which I think he has written books also. I was also told by many people that you write a book, but unfortunately because of preoccupation I could not do. I am even still thinking that something should be written for the others. And I think it's really has done a wonderful job. But this story is really good. And I'm morning se maybe depressed ho raha hu. Many people, even every day 1 or 2 cases are coming up. So I don't know what is the solution for all these things. So many cases are going up, and I don't find the solution. So okay, motivation is one thing, meditation is one thing, and best wishes of all the people is also very important. Family, friends, all these things are very part of our life. And one thing always, what Suhas say, I also always says, life is beautiful. Enjoy every moment. We do not know what will happen to the next moment. So this moment will never come. If it is gone forever. So enjoy this moment, enjoy life, and make others happy. Whosoever comes in your context should be happy with what you say or how you react with him. So make everybody happy. There may be some people who may make you unhappy, but you try to make all people happy. And yours is a really wonderful journey. And I bless you and I give you my best wishes for a very good future. One thing you have said, very important thing, कि पैसा चाहिए. You will definitely get it. Money is, you desire money, you work for money. Since you have worked so hard for your health, so you can do same thing for your wealth also. Health and wealth will come definitely together if you work sincerely, diligently, disciplined way, and dedication with. So I all my best wishes to you, Suhas. So kind of you, sir. Thank you. Thank you very much. Meenakshi ji, would you like to share anything? Well, at present my husband is still in the treatment. Hello? Yeah. Yeah, my husband is still going under the immunotherapy treatment. Okay. Huh? Sorry, no. We can hear you. Yeah, please continue. Yeah. So it is still going on. But yes, this अभी जो भैया ने जिन्होंने बात करी है, it was so motivating. I couldn't hear the whole interview, but whatever I could get from him, really very motivating. As he said, medications, doctors, we really have to keep this in mind all the time. You know,
can't neglect even one bit. Right. Thank you so much, and I hope and pray that your husbands recover soon from this. Yeah. And if you need any help in terms of anything, then you can anytime reach out to us. I will just share our number here as well. So Okay. आपको किसी से भी connect करना है, so you can connect. The number is 93-729-76783. 1 minute. I'll just note it down. Just a minute. Can you repeat it? 1 minute. Right? Yeah. 93 729 729 76783. 783. You're Dimple, right? Yeah. So you're in the group. I'm in that group. Okay, perfect. Then we are already connected. Wonderful. Yeah, we are connected. And सबसे ज़्यादा तो मतलब आप लोग सबकी it is so motivating. One thing I just wanted, this is, can I ask something else? Yeah. Like my husband has got the lungs problem. He has a lot of toffees, candies. Oh, no. So आवाज उनकी काफी had improved a lot. But I feel that he started having these candies. So what? It's not good for his health. So उनको नहीं खानी चाहिए वो. आप एक काम करिए, आप मेरे से 1-on-1 भी कनेक्ट कर लीजिए. I can probably share some alternatives for this. कि कैंडी की जगह वो क्या चीज खा सकते हैं which is healthy. At the same time उनकी मन की इच्छा भी पूरी हो जाए. Okay. I'll get back to you. Definitely, but yeah, definitely sugar candies are not good, not at all. And because मुझे लगता है कि उनकी आवाज काफी improve हो गई थी. And ये candies खाने से मेरे को लगता है it's really gone down. Yeah, definitely. ठीक है मीनाक्षी, I'll definitely guide you कि हम क्या चीजें उसकी जगह पे कर सकते हैं. Okay, thank you so much. And I'm really happy to be in this group, and I've shared this link with a lot of people. They must have joined also. Yeah, definitely. Thank you so much, Meenakshi. Yeah, we are really very grateful for Zen Onco to make us part of this group. बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिल रहा है. And इतनी एक नई अच्छी फैमिली मिली हुई है हम लोगों सबको. सपोर्ट, सबसे बड़ी सपोर्ट तो ये Zen Onco फैमिली बन गई है. मीनाक्षी जी, जर्नी से निकलने के बाद पता चलता है कि हमें एक दूसरे के सपोर्ट की कितनी जरूरत है, और हमें भी वो सपोर्ट कभी मिला था जब हम उस जर्नी से निकल रहे थे. एंड इट्स आई नो, मैंने आपकी पूरी स्टोरी पढ़ी, सो इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, मैं बता नहीं सकती. आप लोग जैसे उनकी लगता है हम भी आप जैसे बने. जरूर बनेंगे. यही एम लेके रात को सोते हैं कि ठीक हो जाए, फिर हम भी ऐसे ही सबको सेवा दें. Yeah, definitely. Definitely, we all wish and pray कि आपके हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाएं और आप दूसरे वॉरियर्स को, दूसरे पेशेंट्स को गाइड करें. नहीं, बिल्कुल. Thank you, Meenakshi. Thank you so much. Yeah. Hi, Suhas. Coming back to you. So, yes. Thank you for the wonderful session. Keep up the positivity, the courage, your smile and the genuineness that you have. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जिस तरीके से आपने अपना जर्नी शेयर किया, और आपके अंदर जो genuineness है मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगा. So thank you so much, and I'm sure your story will help millions of patients who are going through this, and wish you all the health and happiness. So yeah, would like to meet you once you are in Bangalore. Surely, I'll definitely. मैं तो मुंबई में रहता हूँ. Yeah. So whenever Zen Onco यहाँ पे कोई अगर रहेगा function तो definitely. Sure. Please call me. I'll be really happy to meet all of you. Thank you, Suhas, and once again, thanks everybody for joining in Healing Circle Talks. And we look forward to our next circle, spreading hope, positivity, and happiness. Thank you so much. Bye. Thank you all. Thank you.